गुड आफ्टरनून श्रेयांश, गुड आफ्टरनून काजल, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून अंजलि। बस बढ़िया श्रेयांश, आप कैसे हो? ओके, और तैयारी कैसे चल रही है? अभी तो आपको थोड़ा टाइम और मिल गया, पेपर आपका आपको क्या बोलते हैं, रीशेड्यूल हो गया अभी फिलहाल के लिए। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स है ना, तो फायदा उठाओ उसका। वेरी गुड श्रेयांश। एक ही बात थी, एक ही चीज बोली थी मैंने, प्रैक्टिस करते चलो करते चलो करते चलो, अपने आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो ये चीजें ऐसी हैं कि कोई आपको सिखा सकता है, कोई आपको पढ़ा सकता है ना, लेकिन बेहतर कैसे बनना है, वो आप बेहतर बनना है वो एक समय के साथ ही बेहतर बनता है इंसान। वो चीज होती है, वो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग। ओके, मैं क्या करूँ बेटा? एक तो शेड्यूल इतना टाइट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सैटरडे को मुझे एक क्लास दे दो दे दो दे दो। वापस से इस बार बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को मुझे क्लास मिल जाए। ठीक है, ट्राई करूंगा मैं अपने एंड से। बाकी आप एक बार मैम को बोल दो कि मैम प्लीज एक सैटरडे को हमारी क्लास अरेंज कर दो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, चलो। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट सैटरडे को जो मैंने नेक्स्ट सैटरडे को ऑलरेडी डाउट क्लास अरेंज करी है, और उस डाउट क्लास के अंदर हम लोग स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के जो भी जहां से भी आप डाउट लेकर आओगे वो हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। आपके पास पूरा एक वीक है जहां से जो ऐसा भी क्वेश्चन आपको लाना है स्टेटमेंट अजम्पशन आर्ग्यूमेंट का, फ्राइडे तक वो सारे डाउट्स आप मैम को भेज देना। फिर मैं उसकी पीपीटी बनाकर सैटरडे वाले दिन नेक्स्ट सैटरडे को इस क्लास में यहाँ डाउट्स ले लूंगा सिर्फ। गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून रेणुका, गुड आफ्टरनून हिमांशी। ठीक है, और बता कोई किसी को कुछ डाउट? उमंग, आपके डाउट्स मुझे मिल गए हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, और आपके जो स्टेटमेंट अजम्पशन और आर्गुमेंट के अलावा जो डाउट्स हैं वो तो मैं आपको वहीं पर भेज दूंगा मैम के थ्रू टेलीग्राम पर। और जो आपके अजम्पशन और आर्गुमेंट के जो डाउट है वो मैं नेक्स्ट वीक क्लास में ले लूंगा, जो नेक्स्ट सैटरडे को मैंने प्लान करा है। डाउट क्लास होगी इन दोनों टॉपिक्स की। मैंने आपके डाउट्स देखे थे उमंग, तो उसमें मुझे एक चीज ये देखने को मिली कि एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन का लेवल तो सिमिलर है, बट है क्या, अगर आपको अजम्पशन आर्ग्यूमेंट का रीजनिंग के एंड से इनका मीनिंग क्लियर है, उसके बाद फिर आप जिस टॉपिक के अंदर जाकर अजम्पशन आर्ग्यूमेंट, देखो अजम्पशन आर्ग्यूमेंट आपका ये एक यहाँ से जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको। उसके बाद आप
में जाके अजम्पशन आर्गुमेंट सॉल्व करते हो, अगर उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है तो चीजें आपके लिए पानी की तरह साफ हो जाएंगी। नहीं तो जब आपको बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अजम्पशन आर्गुमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई जो लिखा हुआ है वहां पे स्टेटमेंट उसको समझना जरूरी है। जब आप समझोगे नहीं तब आप अजम्पशन आर्गुमेंट तब निकालोगे कैसे? ठीक है। सर वही वो कुछ मतलब उसमें टर्म्स भी ऐसी हैं जो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि वो क्या है क्यों है, तो उनका कैसे समझे सर उन चीजों को, मतलब देखो कैसे। अब मैं यही बोल सकता हूँ, इकोनॉमिक जब आपका जो आएगा ना वो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग बैकग्राउंड से आएगा, तो आप ना बैंकिंग सब्जेक्ट थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग कमांड करो, क्योंकि यहाँ पर वो एक आध क्वेश्चन डालते हैं रीजनिंग सेक्शन में, क्रिटिकल में, जहां से आपको इसकी नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा, और नहीं, और वो किसी और सब्जेक्ट से नहीं डालेंगे। ठीक है, वो डालेंगे तो इसलिए डालेंगे। तो मतलब वैसे कि बैंकिंग टर्म्स या बैंकिंग रिलेटेड स्कीम्स ये सब देखूं या क्या चीज। नहीं नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स तो आप पढ़ते हो, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप टर्म्स को पढ़ते हो तो ठीक है, हमें थ्योरी तो याद हो गई, लेकिन उसके बीच में ऐसे ही समझो कि दो बैंकिंग के लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की दिक्कत चल रही है, मतलब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो उसका डिस्कशन हो रहा है, तो वो उस तरीके से अगर आपको बातें समझ में आ रही है ना, तब आपको बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स क्लियर है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल रहा है फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है घट रहा है, तब पता ही नहीं है फिजिकल डेफिसिट है क्या, तो फिर कहां से समझ में आएंगी उनकी बातें, है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखो, बाकी इस एंड से अगर आपके मीनिंग क्लियर है तो आपको प्रोसीड करना है कि आपका बैंकिंग अच्छा हो जाए, बाकी आप ये मत समझो कि वो आपसे किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करके पूछेगा यहाँ पे, या तो नॉर्मल इंग्लिश वाले पूछेंगे या फिर बैंकिंग से रिलेट पूछेंगे, बस इससे अलावा नहीं पूछेंगे। गुड आफ्टरनून संदीप, ओके गुड सर। आफ्टरनून संदीप, हाँ सर मैम। सर बोलो बोलो। सिलोगिज्म एक एक और स्टेटमेंट थी, हम्म, जैसे सम ए इज नॉट बी, ये स्टेटमेंट हाँ। दी हुई, फिर इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि सम ए इज बी। नहीं, नहीं हो सकता। पहली बात तो सम, आप सम ए इज नॉट बी अगर आप समझोगे, सम ए इज नॉट बी, सबसे पहले तो ये ए और बी के बीच में, इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में एक नेगेटिव आपको स्टेटमेंट दे रहा है, पॉजिटिव तो नहीं किसी भी हालत में। यस सर। कहाँ कहीं पर ट्रू दिया था क्या? दिया। नहीं मुझे वो समझ ही नहीं आया, मुझे याद नहीं है इसका आंसर क्या था, लेकिन मैं वहीं पे ही मतलब स्टक सी हो गई थी कि इसका क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जब ये दिया हो कि फ्यू ए आर नॉट बी, तो आपने बोला था ट्रू होगा कि क्योंकि मैंने मतलब आपको पहले पहले मैंने आपको ये बताया था कि फ्यू ए आर बी, या फ्यू नहीं, फ्यू नहीं, फ्यू नहीं, फ्यू नहीं, ओनली। फ्यू का मतलब तो सम होता है, आपने मुझसे पूछा था ओनली का। ओनली फ्यू का, हाँ। हाँ, यस सर। ओनली फ्यू का। अब ओनली फ्यू इज बी और ओनली फ्यू इज नॉट बी, वो एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स है, वो प्योर पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है ना, तो प्योर नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो वहां पर वो रूल नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर दोनों मीनिंग हिडन है, तो पॉजिटिव वहां एज पे वेल एज मतलब नेगेटिव। दोनों ही होंगे, और फ्यू में हाँ सिर्फ मतलब सम या फ्यू लगा हो तो फिर उसमें अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर कंक्लूजन नेगेटिव ही होगा। वी कैन नॉट कंक्लूड कि सम बी आर ए या सम ए आर बी। हाँ, फ्यू या सम होगा तो वहां पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव का रूल चलेगा, लेकिन ओनली या फ्यू या ओनली फ्यू नॉट, तो वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट का मीनिंग आपका मिक्स है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ओके सर। यस सर। गुड आफ्टरनून संजीत, विशाखा, प्रीति। सर जो बुक से हम सॉल्व करते हैं उस बुक से भी सर पूछ सकते हैं नेक्स्ट? बिल्कुल प्रीति, मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि सिर्फ मेरी पीपीटी या मेरी वर्कशीट तक ही आपके डाउट सीमित है। मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं, मैं उनको वहां से भी सॉल्यूशन देता हूँ। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ डज नॉट मीन कि आपको अपने कंटेंट तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम तक जाओ, ठीक है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, एग्जाम तक जाओ। ठीक है, चलो, और कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, कंटिन्यू करें या टॉपिक के साथ? आप लोग उमंग मैम को पर्सनली भेजना, आज से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक भेज सकते हो।
ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट, अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट की डाउट दूंगा। ठीक है, बाकी आपके डाउट्स पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। संदीप, जो भी डाउट हो आप भेज देना। मैं आपको, देखो ऐसा रहता है, मेरे पास डाउट्स काफी सारे होते हैं, तो मैं धीरे धीरे दो चार करके सेंड करता जाता हूँ, और वो धीरे धीरे फॉरवर्ड होते रहते हैं ना, क्योंकि एकदम से सारे का मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कर जरूर दूंगा। ठीक है, चलो। तो लास्ट शायद हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सब लोग आंसर करो, एवरीवन। Many people have expressed surprise as a prince has broken the royal tradition of marriage by choosing a commoner as a life partner. People expect royal families to observe customs and tradition. बिल्कुल करेक्ट है। हेलो मानस, क्योंकि एक्सपेक्ट एंड सरप्राइज, व्हेन यू आर सरप्राइज फ्रॉम समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग दैट टू। करेक्ट, तो ये आपका असम्पशन ट्रू होगा। दूसरा, पीपल स्टिल वैल्यू प्योरिटी ऑफ रॉयल ब्लड एंड स्टेटस व्हेन इट कम्स टू मैरिज ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। अगर यहाँ सर पर लिखा है, बोलो। सर मेरे को तो बोथ लग रहा है, क्योंकि जो हाँ किंग ठीक है, लोग रुको। होते हैं वो हाँ मैं मानते एक्सप्लेन कर हैं। दूं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल स्टिल वैल्यू प्योरिटी ऑफ लॉयल ब्लड। अब वैल्यू करते हैं तभी सरप्राइज हुए हैं, एंड स्टेटेड व्हेन इट कम्स टू मैरिज। तो यहाँ पर दोनों असम्पशन आपके ट्रू हैं, बोथ 1 एंड 2। अब जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। यहाँ पर सीधे सीधे रिलेट हो रहा है कि जो, हाँ, तो गांव वाले जो भी ये पीपल है वो सरप्राइज है। वहां पर आप ये पढ़ो, शीतल, वहां लिखा क्या है, पीपल स्टिल वैल्यू प्योरिटी ऑफ रॉयल ब्लड। मतलब वो उसकी वैल्यू करते हैं और उसके स्टेटस की वैल्यू करते हैं, तभी वो उस बात पे सरप्राइज थे। कहीं ना कहीं अगर मैं किसी से उम्मीद रखता हूं तो उसके गलत करने पे या उसके किसी पर्टिकुलर चीज का अगेंस्ट जाने पर मैं सरप्राइज होता हूं। अगर मैं उससे उम्मीद ही नहीं रखता तो मैं ये बात बोलता हूँ कि यार इसका तो पता ही था कि इसका कुछ नहीं होना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट अगर आप, मैं उस चीज की वैल्यू कर रहा हूं तो मैं जरूर सरप्राइज दूंगा अगर वो अपोजिट जाएगा तो। स्पीकर कौन है? सारी जनता, सारी जनता। महाराज की शादी हो रही है और महाराज के सामने जनता खड़ी है। समझ आया? चल, क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
किरत जल्दबाजी थोड़ी सी कम करके थोड़ा सा चीजों को, वर्ड्स को वहां पर अगर 2 बार ज्यादा पढ़ो के सर जी, समझोगे तो ज्यादा बेहतर होगा किरत। सर मेरे ख्याल से एजम्पशन 1 इज द करेक्ट, एजम्पशन 2 गलत है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं कि हर केस में पास वाले लोग इन्वॉल्व हो। वहां पे जनरली जो वर्ड है ना, उससे बड़ा मीनिंग होता है उसका। जनरली मतलब क्या होता है, आप इसको कॉमन कर देते हो सबके लिए। तो वही चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है, उसको पढ़ो यहाँ पे हिमांशी। जनरली का मतलब क्या होता है कि आम तौर पर वही जो खून करते हैं उनके घर वाले या घर वाले से कोई रिलेटेड ही होता है क्या? एक आधा केस आता है वहां पर, आप जनरली नहीं बोल सकते उस चीज को। जनरली वर्ड का मीनिंग वहां पे समझो और आंसर करो। छोटे छोटे शब्दों में सर यहाँ क्योंकि पे कभी कभार बाहर कोई एक्सटर्नल एनिमी भी तो हो सकता है मारने वाला। सर गलती का पता लगता मतलब देखो सर वो किरण, कह रहे हैं कि आंसर गलत करने से पता चल जाएगा कि आंसर सही है कि गलत है, उससे वो सीखेगा सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो बस आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब पढ़ते हो ना स्टेटमेंट को, तो थोड़ा सा एक तो वर्ड्स को तेज पढ़ने की जगह स्लोली पढ़ो, आराम से, इस तरीके से। टू इन्वेस्टिगेट द मर्डर ऑफ द लोन रेसिडेंट, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पर सब कुछ जो मतलब निकालना है वो उसमें से ही निकालना है, स्टेटमेंट में से। तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा सा धीरे पढ़ो और मीनिंग समझते चलो। To investigate the murder of the lone resident of the flat, the police interrogated the domestic servant, the watchman of the multi-story building, and the liftman. The domestic servant, watchman, and the liftman can give a clue about the suspected murder. बेसिकली यहाँ पर ये जो काम करा जा रहा है, ये पुलिस के द्वारा करा जा रहा है, तो अजम्पशन पुलिस क्या लगा रही है इंटरोगेशन करने से पहले, वो हमें सोचना है। डोमेस्टिक सर्वेंट, वॉचमैन, द लिफ्टमैन कैन गिव द क्लू अबाउट द सस्पेक्टेड मर्डर। अगर उनको लगता है ये बात कि वो क्लू दे सकते हैं, तभी वो उन लोगों से बात कर रहे हैं, वहां पर चाय पानी पीने के लिए नहीं गए हैं। तो पहला अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर क्या लिखा है, जनरली इन सच केसेस द पर्सन नोन टू द रेसिडेंट एंड डायरेक्ट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पर अगर ये होता ना, जनरली इन सच केसेस द पर्सन नोन टू द रेसिडेंट नो द क्लू और हैव द क्लू, क्योंकि हमसे जो हमारे कोई दोस्त हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे घर वाले हो गए, उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, किससे हमारा लड़ाई झगड़ा चला है पास्ट में, तो वो चीज बता सकता है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि आमतौर पर उनमें से ही कोई ना कोई खून से रिलेटेड होता है? ये बात अजम्पशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मुझे एक डाउट है। दो पूछो आप। सर इसमें जैसे सेकंड एजम्पशन में इन्होंने बोला कि नोन टू द रेजिडेंट, तो वो तो कोई भी हो सकता है ना वैसे तो, मतलब जो भी उसको जानते हैं। और जनरली सच्ची में ऐसा होता है कि बल्कि बहुत कम बार होता है कि कोई बाहर जनरली का का बंदा हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपने मजे के लिए किसी बंदे को मार के चला गया, जबकि कोई पर्सनल खुंदस होती है तो बंदा किसी को मारते हैं। जनरली का मतलब क्या होता है आमतौर पे? आमतौर पर यस सर। सर तो फिर मोस्टली केसेस में तो जबकि ऐसे ही होता है ना कि कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण किसी को मार दिया, ऐसे थोड़ी ना कि टेररिस्ट घुस गए किसी को भी उड़ा दिया, या फिर मतलब कोई भी आता जाता बंदा चलो गन है तो मार देते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना। तो जनरली तो बल्कि यही होता है कि देखो, कोई ना कोई लोन नहीं निकलते। एक चीज यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो पुलिस ने इंटेरोगेशन करी है वो किसके साथ करी है? सर्वेंट वगैरह के साथ और वॉचमैन। अगर आप इसको अलग मीनिंग से समझकर और इसको गलत करना चाहो तो एक बात बताओ, यहाँ पर बेसिकली जो भी अजम्पशन जाएगा वो जाएगा किसके एंड से? जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में इन्वॉल्व कौन है? पुलिस। पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। अब यहाँ पर जो पर्सन नोन टू द रेसिडेंट, मतलब इस पर्सन के नोन के बारे में यहाँ कुछ पुलिस ने पहली बात तो बात नहीं करी, क्योंकि उस तक वो पहुंचे नहीं है। आप इस चीज को समझो, ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है। हमें अजम्पशन, आपको एक बात पता है कि अजम्पशन कभी भी हम जनरल स्टेटमेंट के ब्याह पे नहीं देते। इन्होंने अजम्पशन 2 में जो बात कही है ये बड़ा एक जनरल सा स्टेटमेंट है, और ये कोई भी बात बोलता है कि भाई आमतौर पर ज्यादातर जिसका खून होता है उसके संग उसके घर वाले, उसके मतलब जान पहचान के या उसके जानने वाले मिलते हैं। वो एक जनरल स्टेटमेंट है, आप उसको उस बेसिस पर बोल सकते हो, बट वो अजम्पशन नहीं हो सकता, क्योंकि अजम्पशन यहाँ पर पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से होगा। अब आप बताओ वो कैसे रिलेट कर रहा है पुलिस के अजम्पशन से?
यस सर, ये सही था, मतलब हाँ समझ गई मैं। ठीक है। यस सर। Yes, and police will not give any statement without any fact. सर जी, तो बोलिए। इसका आंसर फिर ओनली वन होना चाहिए ना, स्टेटमेंट एजम्पशन वन। जी 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 बिल्कुल। पूछिए हमारी क्या डाउट है। पर मैं ना ये हम इसमें ये सोच सकते हैं कि अगर ये लिखो, ये बात तो है कि बेशक इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन अगर इन्वॉल्व ना भी होते तभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर मान लो 1% ना। बच्चे आप जो भी सोच रहे हो खून होने के, वो अपने हिसाब से सोच रहे हो। स्टेटमेंट में आपको मैंने क्या बताया कि स्टेटमेंट के आपको अंदर ही जाके असर लगाना है। वहां पर पहली बात तो कोई बात नहीं करी गई पुलिस के द्वारा जानने वालों, वो सिर्फ वहां के जो भी लोकल लोग हैं ना उनसे बातचीत कर रहे हैं खून से रिलेटेड। तो अब ये तो कुछ पता नहीं है कि कौन इन्वॉल्व है या कौन नहीं। उन्होंने उसके फैमिली मेंबर के जान पहचान से कोई बातचीत करने का सोचा नहीं है। तो जो आपको अजम्पशन देना है ना वो पुलिस के बिहाफ पे देना है। आप जो भी सोच रहे हो बड़ी बड़ी आम बात है, एक जनरल थॉट है आपका कि सर ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जिन्होंने स्टेटमेंट दिया सिर्फ उनके आसपास की चीजों को सोचना। समझ आया? मतलब उनके दिमाग में ये सब नहीं है, उनके दिमाग में ये है कि हमें तो क्लू लेना, चाहे वो इन्वॉल्व हो या ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें सिर्फ अभी क्लू देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोला आपने। वो सिर्फ अभी क्लू की सर्च में लगे हुए हैं। हाँ, उनके दिमाग में ये नहीं है कि ये पर्सन इन्वॉल्व होंगे या होते हैं जनरली या नहीं नहीं देखो, होते। जनरली होते हैं तो पुलिस तो ये बात, अगर पुलिस की तरफ से तो वैसे आई नहीं है ये बात। अब ये पुलिस तो केसेस सॉल्व करते रहते हैं तो ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अभी जो चीज जिस मर्डर पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है सेकंड असम्पशन के अंदर। सर इसमें बोलिए। जनरली लोगों का डाउट इसलिए आता है कि जनरली डाउट पता है क्यों सर राइज होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं वही और जो वही सामने वही वाला स्पीकर है उसकी वजह से नहीं सोचते। तो अगर हम उसकी नहीं, वजह से सोचेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता। आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि ऐसा है ना, आपको ये बात पता है। अब सिर्फ अगर ये चीज एक जनरल रूल हो जाता तो सब लोग ठीक कर देते। लेकिन उस चीज में भी आने में टाइम लगता है कि भाई जो मैं assumption सही सोच रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट की assumption पे बेस्ड है, स्टेटमेंट की नॉलेज पे बेस्ड है, या फिर मैं जनरल सोच रहा हूँ। तो उसको भी करते करते आपको टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है। ठीक है चलो। मतलब सर हमें स्पीकर के बाहर भी सोचना पड़ता है। नहीं सोचना नहीं है भाई, सोचना नहीं है। मैं सोचने की थोड़ी ना बोली, मैं बता रहा हूँ इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी इस चीज पे जल्दी कमांड पाना। मैं ये नहीं बोला कि बाहर सोचना, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। सर इसमें ओनली 3 लग रहा है मेरे को। सोचो और पढ़ के और फिर बताओ। यहाँ पर residents of the locality wrote a letter to the corporation. Okay, the residents of the locality wrote a letter to the corporation requesting to restore normalcy, okay, in the supply of very good. मतलब अच्छा लगा कि चीजों को, वर्ड्स को आप पकड़ रहे हो। सबसे पहली चीज, the residents of the locality wrote a letter to the corporation requesting, mark this word, to restore normalcy। क्या मतलब होता है इसका रिस्टोर करने का?
रिस्टोर का मतलब होता है, रिस्टोर का मतलब होता है पहले कुछ काम हो रहा था उसको वापस से कंटिन्यू करो, और नॉर्मलेसी का मतलब हो रहा था नॉर्मल चीजें चल रही थी। करेक्ट, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनसे मतलब अगर समझ गए तो आदम से काफी आसान हो जाएंगे। इन द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रिस्टोर नॉर्मलेसी इन द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि उन्होंने ये लेटर लिखा है, उन्होंने ये बात लिखी है, इसका मतलब वो ये बता रहे हैं भाई साहब प्लीज रिक्वेस्ट है, पहले जैसे आप पानी नॉर्मली अच्छे मतलब नॉर्मली आप सप्लाई करते थे उसी तरीके से चीजों को भेजो। ओके, द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी रोड अ लेटर टू द कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग to restore normalcy in the supply of drinking water immediately, as the supply at present is just not adequate. So supply at present is not adequate, और they want them to restore normalcy in the supply of drinking water। इसका मतलब इससे पहले पानी नॉर्मल आ रहा था, सप्लाई प्रॉपर हो रही थी। समझ आई ये वाली बात? आप सुनो यहाँ पर assumption 1 क्या कह रहा है, द कॉर्पोरेशन मे नॉट टेक एनी एक्शन ऑफ द लेटर। देखो पहली बात, मैंने कंप्लेन फाइल करी है, मैंने कंप्लेन फाइल करी, अब मैं अगर कंप्लेन फाइल करने जाऊं मेरे दिमाग में आएगा ये कोई एक्शन नहीं लेंगे बेकार है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा। तो पहला वाला अजम्पशन बिल्कुल बेकार है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, द म्युनिसिपैलिटी हैज इनफ वाटर टू मीट द डिमांड। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, म्युनिसिपैलिटी के पास डिमांड वाटर की पूरी करने के लिए है या नहीं? एक जस्ट नॉर्मल सी बात समझो कि अगर उनके एंड से, अगर सुनो मेरी बात पहले, अगर उनके एंड से डिमांड नहीं भी, अगर उनके एंड से वाटर का द म्युनिसिपैलिटी इनफ वाटर, अगर उनके पास इनफ पानी नहीं होता तो क्या मैं उनसे ये बोलता कि पानी भेजना बंद कर दो, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, आपके पास पानी नहीं है कोई बात नहीं, हम 2 दिन नहीं नहाएंगे। एक बात बताओ, रेसिडेंट्स के लोगों को म्युनिसिपैलिटी के पास रिक्वायरमेंट, म्युनिसिपैलिटी के पास चीज है या नहीं, उससे कैसे क्या फर्क पड़ रहा है? उनकी assumption कैसे है? मैंने कंप्लेन फाइल करी क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए, उनके पास नहीं है या है, उससे बंदे को जिसने फाइल करी कंप्लेन उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कैसे सोचेगा इसके बाद? अगर मैं सोचूं यार मेरे घर पर लाइट नहीं आ रही, क्या उनके पास पावर है इनफ सप्लाई करने के लिए? अगर नहीं है तो नहीं भेजता। गलत है। सेकंड, अजम्पशन करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि सामने वाला उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे चाहिए। सर वो कंप्लेंट कर रहा है क्योंकि उसे वो चीज चाहिए, अब उसके पास नहीं है वो उसको कहीं से तो लाके देनी पड़ेगी म्युनिसिपैलिटी को, रेजिडेंट्स को। जी, वो हेडेक म्युनिसिपैलिटी का है, वो उसका नहीं है जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है। आपको अगेन यहाँ पर अपनी थिंकिंग को ले जाना है। आप एक खुद कंज्यूमर हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने जा रहे हो। अब आप ये नहीं सोचोगे, ये जनरल नीड्स के लिए आप ये नहीं सोचोगे कि उनके पास है या नहीं, आपको चाहिए क्योंकि वो आपकी जनरल नीड्स है। समझ आया? सेकंड वाला गलत है, जो लोग ओनली सेकंड बोल रहे थे। सर मतलब ओनली 3 इज द आंसर। रुक जा, अभी मैं ओनली 3 पे आया ही नहीं हूँ, नन ऑफ दिस भी तो होता है। पहले मुझे पहले तो समझने दो, समझ में आया नहीं है। देखो आप लोग इस चीज को समझो, आपके पास कोई चीज है या नहीं, उस चीज के प्रयास पर अगर मैं कंप्लेन करूंगा तो फिर काम ही हो गया। अब थर्ड वाला क्या है? मानसी कुछ कह रहे हो? जी सर, मुझे पूछना था कि वो एक अजम्पशन भी तो ले सकते हैं कि उनके पास होगा। एक मिनट बात समझो, मेरी कोई जनरल नीड्स है, आपके पास वो चीज है या नहीं? एक कंज्यूमर कोर्ट का जाकर शिकायत क्या ये सोच के जाएगा कि अगर उनके पास नहीं होगा तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, उनके पास होगा तो मैं शिकायत करूंगा? पर बंदे के दिमाग में ये तो होता ही है कि होगा तभी, मतलब तभी करने का फायदा है कि उनको लगा हो, पता है कि हाँ कि है उनके पास पानी, तभी पहले भी तो आ रहा था, अभी क्यों कम किया है, तो इसीलिए हम लेटर लिखते हैं कि कम क्यों किया है? कम नहीं सुनो यहाँ पर, अगर किसी चीज की कटौती होती है, कोई चीज कट जाती है, अगर उनके पास नहीं होगा, बिजली नहीं होगी या पानी नहीं होगा, तो क्या आप अपने आप को उस लाइफ को मैनेज कर पाओगे उस तरीके से? तो करना ही पड़ेगा, तो और क्या? कैसे कर लोगे? ले सर, उनको फिर लेटर लिख के भी क्या फायदा जब हमें पता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं है, तो फिर हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते भी जाए, वो क्या कर लेंगे?
वो बोलेंगे कि नहीं है हमारे पास, तो भी हम क्या कर लेंगे, उनको जाके मार तो नहीं सकते ना। मतलब ऐसे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे इतना कुछ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम बोले कि नहीं हमें तो पोल्यूशन फ्री एयर चाहिए, तो वो तो मतलब वो तो हम पे ही है ना, खुद पे ही, कि हमें मुझे एडजस्ट करना है उस एनवायरनमेंट में। आपको एडजस्ट करना है वो अलग चीज है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप अजम्पशन, आप लेटर लिख रहे हो, वहां पर लेटर लिखा जा चुका है, द रेसिडेंट ऑफ द लोकेलिटी रोट अ लेटर, वो लेटर लिख चुके हैं, दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रोट अ लेटर। अब उनके पास वो डिमांड नहीं है या नहीं, तो अगर अभी आपने ऐसे बोला कि सर अगर उनके पास डिमांड नहीं है तो क्या फायदा लेटर लिखने का, तो लेटर तो लिखा जा चुका है ना। उससे मैं वही तो बोल रही हूँ कि वो तो लिखा जा चुका, तो फिर हमने तो यही सोच के लिखा है ना कि उनके पास है, तो एक तरह से हमारे दिमाग में तो वही है ना अगर कि उनके पास है, तभी हमने लिख दिया। हम हमें मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमें म्युनिसिपैलिटी की साइड होकर एज्यूम कर रहे हैं या फिर हमें रेजिडेंट नहीं, बनकर। वो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से क्यों करोगे आप लेटर लिख रहे हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए लिख रहे हो कि उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए लिख रहे हो। आपको तो पानी फिर की दिक्कत हो रही है कि उनको पानी वो क्यों नहीं बेच पा रहे, वो क्या समस्याओं का फेस कर रहे हैं, आप उनका सोचोगे कि अपना सोचोगे कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। फिर वही तो मतलब मैं तो तभी लिखूंगी कि अगर मुझे पता है कि उनके पास इनफ है वो चीज, तो वो चीज मेरी कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। नहीं, आप सोच रहे हो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होकर, आपको 7 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी 8वें दिन आप सोचोगे क्या इस चीज को। सर वैसे इतना डीप जाना ना बेकार है। रुक जाओ, बात करने में कोई दिक्कत नहीं मानस, ठीक है, हाँ बोलो माँ। सर हाँ मतलब मैं समझ भी रही हूँ शायद। देखो यहाँ पर आप जब किसी को कंप्लेन करने, अच्छा एक जनरल सी बात समझो, आप किसी के भी सामने अगर कंप्लेन फाइल करने जा रहे हो उनके अगेंस्ट, तो अब आप, अच्छा आप बिजली विभाग गए, आप बोल रहे हो लाइट नहीं आ रही सर हमारे यहाँ, तो आप ये देखो कि यार यार वो भी तो बिना पंखे के बैठे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को देखना है, क्योंकि आप फेस कर रहे हो पानी की दिक्कतों को। यस सर ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, समझ भी गई। अजीब था सर ये। ठीक है। हमें पता है कि सर कोई वैसे अगर हम्म, सर वैसे अगर उनके पास नहीं भी होगा तो वो हमें एज एक अनाउंसमेंट तो बता ही सकते हैं ना कि अभी हमारे पास वाटर नहीं है, हम इतने टाइम में आपको देखो दे देंगे। वो चीजें होती है कि अगर जैसे कि बड़े बड़े सिटीज में क्या होता है कि अगर लाइट कट होती है तो वहां पर अखबार में या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर डे पे ये होता है, ठीक है, तो वो एक अलग केस हो गया। उस केस में कोई बेवकूफ नहीं है कि अगर शाम को 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लाइट नहीं आने वाली 12 घंटे, तो अगर कोई आदमी 12 बजे लेटर लिख रहा है कि कंप्लेन फाइल कर रहा है, अरे भाई पहले अनाउंसमेंट कर दिया, समझ में नहीं आया क्या, तो वो एक अलग चीज है। समझ में आया। ये तो म्यूनसिपैलिटी का काम है हमारे डिमांड्स को फुलफिल करना। एग्जैक्टली अगर उनके पास पानी नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, इंसान मर जाएगा बिना पानी के। एमसीडी का काम है, मानती एक नेसेसरी है तो मिलना ही चाहिए, रिस्पेक्ट कि उनके पास है या नहीं, करेक्ट। तो बस थर्ड वाला राइट है। अब थर्ड वाला क्या कह रहा है, द वाटर सप्लाई टू द एरिया वाज एडुकेट इन द पास्ट। अब इस बात का अजम्पशन सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये जो लोग खुद लेटर लिख रहे हैं ना, उन्होंने अपने लेटर में साफ साफ शब्दों में लिखा है सर प्लीज पानी पहले की तरह भेज दीजिए, यानी कि वाटर सप्लाई टू द एरिया वाज एडुकेट इन द पास्ट। ये अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, हिमांशी, बाकी और किसी को कोई डाउट। सर वैसे ये वाला मेरे को भी assumption 2 कंफ्यूज कर रहा था, बट ना फिर मैंने जब स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो मेरा हो गया था ये कि रेजिडेंट्स वालों को क्या मतलब, वो पानी देना तो उनका काम है। हाँ ठीक है, चलो देखो ध्यान से पढ़ना और आराम से आंसर करना, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये टेंडर क्या होता है? टेंडर फाइल करे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, जैसे आपका पेपर होते हैं एनटीपीसी के, सीजीएल के, बैंकिंग के, ये टेंडर किसको दिया जाता है, कंपनीज को दिया जाता है, जैसे टीसीएस के पास है काफी सारे एग्जाम्स के टेंडर।
हाँ मतलब एक कोटेशन तैयार किया जाता है किरत की हमारा इतना इतना है, हम लोग ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये बजट है, ऐसा हमारे पास सोर्सेज हैं, इस तरीके से कोटेशन पहले ही जाता है प्रोजेक्ट पास होने से पहले, फिर कोटेशन की वजह से प्रोजेक्ट पास होता है। वादे करना, हाँ अब छोड़ो वो चीज अलग हो गई, मोदी जी के वादे अलग हैं। सर ये एक बार बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आप पेपर देते हो इतने सारे रेलवे नहीं के, ये तो आ गया, हाँ तो ये वही तो बता रहा पूरा हूँ। अभी स्टेटमेंट आप नहीं आया। टेंडर स्पेसिफिकेशंस विल नॉट बी इशूड टू द फर्म्स, टेंडर उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उन फर्म्स का टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वेयर देयर इज 25% और मोर डिफॉल्ट इन सप्लाईज अगेंस्ट अर्लियर परचेज। यानी कि समझो इन्होंने कोई टीवी फ्रिज का टेंडर देना होगा, जैसे जेठालाल को टेंडर मिलता है ना बड़े बड़े होटलों से टीवी और फ्रिज का करोड़ों का, तो जो कंपनी टेंडर दे रही है जेठालाल को वो ये बोल रही है कि हम जेठालाल को टेंडर नहीं देंगे अगर जेठालाल के पिछली सप्लाई में 25% या उससे ज्यादा डिफॉल्ट का सामान आया होगा, मतलब कि 25% से ज्यादा टीवियों में खराबी आई होगी, तो हम ये टेंडर जेठालाल को नहीं देंगे। सही है हिमांशी? नहीं आया मेरे को फिर। अरे भाई, अरे यार किसी को टेंडर देते कोई होटल खड़ा करा जा रहा है, होटल में सामान लगता है टीवी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब उन्होंने 3-4 कंपनियां हैं, एक जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए, उन्होंने कहा कि क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को टेंडर देना चाहिए, उन्होंने बोला एक काम करो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की पिछले जो उन्होंने सप्लाई करा था उसकी फाइल लेके आओ, अगर उस फाइल में 25% से ज्यादा सामान सप्लाई के बाद वापस भेजा गया या डिफॉल्ट निकला है तो जेठालाल या फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को टेंडर नहीं दिया जाएगा, और अगर है तो टेंडर उनको दे देंगे। मतलब सर टोटल सप्लाईज का 25% अगर उसको वापस रिटर्न हुआ है तो उसको नहीं टेंडर मिलेगा। जेठालाल बेच रहा है या खरीद रहा है? जेठालाल खरीदेगा बेचेगा ये बताओ पहले, हाँ तारक तो मेहता देखते हो खरीदेगा, सब लोग, क्यों खरीदेगा जेठालाल? दुकान खोल के बैठा है या फिर तो फैक्ट्री खोल के होलसेलर बैठा? से तो सर खरीदेगा ना। बेचेगा बेचेगा। अरे होलसेलर की बात नहीं हो रही, मैं बात में ऐसा एग्जांपल बता तो रहा हूँ कि जेठालाल के पास फोन आते हैं, बापूजी मुझे होटल से टेंडर मिला है 1 करोड़ का, आशीर्वाद दो, तो क्या मिलता है? सामान भेजेगा ना वो अपना। अच्छा मतलब बेच रहा है वो। हाँ बेच रहा है ना। जेठालाल नहीं देखते यार, क्या बात कर रहे हो? तारक मेहता तो पूरी दुनिया देखती है। देखती तो हूँ सर, ये बात समझ अब देखना कि जेठालाल को बड़ा बड़ा टेंडर मिलता है तो बापूजी की पैर छूता जाके फिर। सर मैंने ये नाम सुना है बट मेरे को अब पता चला ये तारक मेहता वाला वो मुच्छड़ है सर ये। बताओ, शीतल कह रही नहीं देखते, भागा डांस करता है, कनेक्ट हो गया इससे। क्या शीतल, पूरी पूरी दुनिया देखती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर हम लोग नहीं देख पाते ना, पढ़ाई के अलावा हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ बहुत पढ़ाकू हो, मैं भी खाना खाता हूँ तो उस समय देखता हूँ बस। सर मैं तो देखती हूँ, वो उसमें वो चल रहा है ना मिशन का हुआ। हाँ मिशन पालक होगा। हाँ अभी देखना शुरू किया मैंने। सबका फैमिली टाइम होता है 8:30 बजे, अल्टीमेट शो है, पूरा रिफ्रेश कर देता है माइंड। उससे भी बढ़िया सीरियल आते हैं एनटीवी पे, वो भी देखा करो, माइंड फ्रेश हो जाता है ना, पढ़ाई में मन लगता है फिर। किरत आपसे लिखवाएंगे इसके आगे की, कोई बात नहीं शीतल, अपनी अपनी पसंद है। सर मैं तो 18 जून को देखूंगा मजे से टीवी। संदीप टॉम एंड जेरी से अच्छा मोटू पतलू देख लिया, और चलो। चलो देखो, टेंडर स्पेसिफिकेशन विल नॉट बी इशूड टू द फर्म where there is 25% or more default in supplies against purchase order placed on them, ठीक है। मतलब इससे, हाँ ठीक है, मतलब टेंडर स्पेसिफिकेशन विल नॉट बी इशूड टू द फर्म where there is 25% or more default in supply against earlier purchase, मतलब पहले का जो हमने सामान परचेज किया है जिन फर्म से, अगर उनका 25% सामान में डिफॉल्ट है तो हम टेंडर इशू नहीं करेंगे। कंडीशन ऑफ अ कंपनी एक्ट इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। अब इसको इस तरीके समझो कि ये मेरी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, होटल है मेरा पास, मैं उस पर्टिकुलर कंपनी का टेंडर का एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मतलब अभी मेरे पास 5 कोटेशन आएंगे अलग अलग कंपनी से, 3 4 5,
ठीक है, मैं सबके कोटेशन ले लूंगा, फिर बाद में डिसाइड करूंगा किसके ऊपर काम करना है, मतलब किसको ऑर्डर देना है। अब होगा क्या, ऑर्डर मैं टेंडर स्पेसिफिकेशन से उसका ही लूंगा, मैं उसका ही चेक करूंगा जिसका डिफॉल्ट नहीं होगा 25% ज्यादा। अगर उसका डिफॉल्ट होगा तो मैं भाई उसका जो क्या बोलते हैं कोटेशन भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, कोटेशन पढ़ूंगा भी नहीं, सप्लाई देना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। अब देखो, द कंपनी एक्ट विल बी वॉचिंग द क्वालिटी। हाँ सर मैं यूँ कह रही हूँ कि ये कह रहा है कि 25% से पहले जो परचेज किए हैं उससे ज्यादा 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहले मतलब परचेज किए होंगे अच्छे, तो उससे 25% से कम डिफॉल्ट हो गया, तो अब मान लो कम डिफॉल्ट हो गया, फिर अगले में 25% से और कम हो गया, तो डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। अरे वो एक सप्लाई की बात कर रहा है, मैं थोड़ा ना लगा रही कि 25% ज्यादा 25% ज्यादा, जनरल मतलब समझो उसका बस कि पहले 25% से ज्यादा अगर होगा तो उसका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द कंपनी एक्ट विल बी वॉचिंग द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट सप्लायर। क्या ये सही है या गलत है? यहाँ पर सिर्फ लोग आंसर नो बडी भी अच्छा था, नूडी भी अच्छा था। अच्छा यस, ये बिल्कुल ठीक है। जब वो परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? जब उनके पास अलग अलग फॉर्म से टेंडर आएंगे तो वो मैच करेंगे उनके परफॉर्मेंस को पिछले परफॉर्मेंस से, तभी तो ये तो ट्रू है बिल्कुल। सेकंड, दिस टाइम द फर्म शुड कीप द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट एज लेस एज पॉसिबल। अब ये बताओ ये सही है या गलत है? एक मिनट रुक जाओ, प्रतिभा क्या कह रहे हो? द कंपनी एक्चुअली वॉचिंग द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट सप्लायर्स। पास्ट, तो सर पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस को। तो ये आपको फॉल्स लग रहा है? द कंपनी एक्चुअली वॉचिंग द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट सप्लायर्स। एक बात बताओ, अगर वो कंपेयर, एक बात बताओ, आप किसी चीज, आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो कंपेयर तो पास्ट से करते हो, तो उसका मतलब परफॉर्मेंस तो एनालाइज कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस। इसमें पास्ट का रिलेशन क्या हो गया? आप किसी के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो, हाँ भाई इसने पिछले टेस्ट से बेहतर किया है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अच्छा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, कंपेरिजन तो पिछले से ही होगा ना प्रतिभा वहां पर। सर जैसे इसमें लिखा है कि विल बी वॉचिंग, तो मतलब विल बी तो फ्यूचर के लिए हो गया ना, कि अब जो इनकी परफॉर्मेंस होगी हम उसको देखेंगे, उनकी क्या क्वालिटी है सप्लायर्स की। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे चेक होगा, एक बात बताओ। जब उनके पास अलग अलग कंपनी से टेंडर आएगा, टेंडर को उठाएंगे, अपने अपने डाटा शीट में चेक करेंगे कि लास्ट ईयर इनका जब आया था तो इतना परसेंट इनका टीवी खराब निकला था, इनका वापस भेज दो। विल बी हाँ चेकिंग जी, मतलब अब वो देखेंगे, अब आएगा, अगर मैं अपना कोटेशन दे के आऊंगा कंपनी को, कंपनी उठाएगी मेरे डाटा से पिछले डाटा को चेक करेगी, तो विल बी कर तो रही है, मैं देने जाऊंगा तो वो चेक करेंगे। ओके सर, मतलब वो चेकिंग के लिए वो तो मुझे कॉन्टेक्ट समझ आ गया, बट जैसे जब सर मैंने पढ़ा था तो मुझे फर्स्ट रेफरेंस ये लगा कि जो अभी की क्वालिटी परफॉर्मेंस होगी मे बी वो उससे देखेंगे, बट वो तो उनको तब तक मिलेगा ही नहीं टेंडर जब तक उनके पास परफॉर्मेंस चेक बिल्कुल, नहीं हो। पहले तो परफॉर्मेंस चेक होगा ना तभी टेंडर पास होगा। हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ, ये अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू बोल रहे हैं, और अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स बोल रहे हो? जो भी है। सर ये फॉल्स इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे उन्हें अपनी परसेंट डिफॉल्ट परसेंट कम करनी होगी, बट ये बात तो तभी होगी जब उनकी पहली पुरानी परसेंट ऑलरेडी कम हो गई 25 से, तभी वो आगे वाली चीज को अपने वो कर सकते हैं। तो ये तो अजम्पशन उनके दिमाग में नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस है। एग्जैक्टली अब यहाँ पर जैसे ये बात आती है, दिस टाइम द फर्म शुड कीप द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट एज लेस एज पॉसिबल, तो ये कहीं ना कहीं चीज डिपेंड करती है फर्म के ऊपर। ठीक है,
यहाँ पर ये जो कम टेंडर जिस कंपनी के लिए पास हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका फॉल्स अजम्पशन होगा। थर्ड क्या कह रहा है, द कंपनी एक्स एक्सपेक्ट क्वालिटी एंड प्रोपोर्शनल अप्रोच। ये वाली बात ना समझ नहीं आई, वो दोबारा बता दो। रुक जाओ, assumption थर्ड देखो, द कंपनी एक्स एक्सपेक्ट्स क्वालिटी एंड प्रोफेशनल अप्रोच फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? assumption हाँ, सही true होगा है। या गलत? ये करेक्ट है assumption। वैलिड assumption लिख लो इसे, ये भी वैलिड है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस टाइम द फर्म्स शुड कीप द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट एज लेस एज पॉसिबल। तो एज लेस एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 50% हुआ तो इस बार 49, एज लेस एज पॉसिबल का मतलब 49 भी कंपेयर होगा, 40 भी होगा और 30 भी कंपेयर होगा। करेक्ट? सही बात है कि सही बात है? नहीं, वो फिर बता रहा। अरे लेस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका पिछली बार 50% नंबर आए थे, इससे कम अगर कितने भी हो तो 49 भी कम है, 40 भी कम है, 30 भी कम है, सब कम ही तो है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर एक बाउंडेशन दिया हुआ है, एक प्रॉपर डाटा दिया हुआ है कि 25% से ज्यादा या कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ना इन्हें एग्जैक्ट के साथ यूज करनी चाहिए। ये लोग एज इट इज कम नहीं बोल सकते, क्योंकि कम का मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ आया नहीं आया? जब इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है 25%, तो यहाँ पर ये जब यहाँ पर स्पेसिफिक हो रहे हैं तो अपने अजम्पशन में थोड़ी ना बोलेंगे कि कम से कम। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है 25% से कम। समझ आई बात? पहला वैलिड है, दूसरा वैलिड है, तीसरा आपका तीसरा वैलिड है, दूसरा आपका इनवैलिड। सर मतलब अब लेस एज पॉसिबल मतलब जो पहले हैं वो ज्यादा करना चाहते थे डिफॉल्ट, वो कैसे डिफॉल्ट मतलब? दिस टाइम द फर्म शुड कीप द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट एज दिस टाइम द फर्म शुड कीप। देखो वो चाह रहे हैं कि फर्म इस बार कम से कम डिफॉल्ट रखे परसेंटेज के अंदर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शब्द यूज किया कम से कम, और वहां पर वो स्पेसिफाई कर रहे हैं 25%। तो फिर जब कम से कम आप अजम्पशन को देखोगे तो इस अजम्पशन से तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई जो खुद स्पीकर है उसने क्लियरली बताया 25%। तो जब मैं अगर बोल रहा हूँ कि 25% से कम वालों को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जिसके ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे वो सिलेक्ट होगा। अरे जब मैंने एग्जैक्टली डाटा दे दिया तो फिर ये कैसा असम्पशन हो सकता है मेरे माइंड में? मैं अगर बोल रहा हूँ कि 40% वाले से ऊपर वाले बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, तो इसका मतलब एक तरफ मैं बोल रहा हूँ 40% से ज्यादा और एक तरफ बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले बच्चे। तो भाई जब मैंने एक जगह क्लियर कट स्पेसिफाई कर दिया तो उसी चीज वही चीज करेक्ट होगी। वो तो बात यही होगी ना कि स्टेटमेंट में वो बंदा दे रहा है तो दिमाग में उसका असम्पशन चल रहा है, वो अलग कैसे हो सकता है? वो बताओ मुझे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। मुझे भी लग रहा संगीत आज कि वो टाइमर नहीं आ रहा ऊपर, मुझे बस पता नहीं ये चीज, क्योंकि ये चीज उधर से होती है रिकॉर्डिंग ऑफिस से डायरेक्टली। हो सकता है यूट्यूब पर लाइव हो रहा हो शायद संगीत। सर 2 and 3। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप वन स्टॉप फैसिलिटेशन counters manned by a trained staff for attending to various needs of the foreign tourists at all the international airports। वन स्टॉप फैसिलिटेशन मतलब बोल सकते हैं कि एक काउंटर बनाया उन्होंने जहां पर फॉरेन से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सब तरह की रिक्वायरमेंट और नीड्स के बारे में सुना जाएगा,
और ये हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कर दिया है। समझ आया मतलब? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप वन स्टॉप फैसिलिटेशन काउंटर, यानी कि एक ही काउंटर है जहां पर फॉरेन टूरिस्ट की हर तरह की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट हो। मेंट बाय ट्रेंड स्टाफ, मतलब वो ट्रेंड है प्रॉपर तरीके से फॉर अटेंडिंग टू वेरियस नीड्स टू द फॉरेन टूरिस्ट एट ऑल द इंटरनेशनल, सारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? देयर इज एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल टू मैन दीज काउंटर्स एंड शिफ्ट। सुनो, ये बात सही है या गलत है? क्योंकि किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, मुझे बताओ जरा। किसी काम की शुरुआत जब करी जाती है तो उसके लिए, एक मिनट रुक जाओ, सुन लो पहले। जब किसी काम की शुरुआत करी जाती है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स लगता है, और जब आप इस काम को स्टार्ट कर देते हो तो पहले ह्यूमन रिसोर्स को कंप्लीट देखते हो नहीं देखते हो? आप अगर किसी काम को शुरुआत कर देते हो, आपके पास लोग ही नहीं है, तो कौन चलाएगा उस काम को? मेरे पास अगर ट्रेंड बंदे नहीं है और सब जगह मैंने वन मैन फैसिलिटेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सब जगह खोल दी है, मेरे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो वहां पर क्या उन्हें भूत अटेंड करेगा? तो ये जो चीज है ना, असम्पशन नंबर 1, ये उनके दिमाग में है, उन्होंने पहले से इसका अरेंजमेंट कर दिया है। असम्पशन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। देयर इज एडुकेट ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल टू मैन दिस काउंटर्स एंड शिफ्ट। और ये चीज सोचेगा कौन? सरकार ही सोचेगी, और सरकार ने ये काम शुरू किया है। समझ आया नहीं आया? ये वैलिड असम्पशन है, देख लो और पूछ लो। मैंने इसको फॉल्स इसलिए किया था क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ट्रेन स्टाफ है ऑलरेडी, मतलब उन्होंने लगा दिया है सारा, तो वो तो जो चीज स्टेटमेंट में है उसको हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं? इसमें और उसमें फर्क है ना। मैंने ट्रेंड स्टाफ को लगा दिया, मेरे पास एडुकेट होने का मतलब क्या हो गया? क्या मेरे पास सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए है वो चीज? क्या मेरे पास इनफ ह्यूमन है? देखो, 4 जगह ट्रेंड स्टाफ को लगा देना डज नॉट मीन कि मेरे पास सब जगह है। समझ में आया? और सब जगह लगा देना मतलब मैंने किसी को चालू किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने ये अरेंजमेंट पहले से करके रखा है। मेरे माइंड में था कि मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले रिक्रूटमेंट करूंगा, जिससे पास मेरे पास एडिक्वेट रिक्वायर्ड स्टाफ हो। ठीक है? समझ आया? यस सर। ओके। सेकंड क्या है? द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज काउंटर्स विल हेल्प बूस्टिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? जिससे कि आपका जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं ना, उनकी वजह से जो इंडिया का जो इनकम राइज होता है वो सरकार चाहती है, और जब आप बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे तो वो चीज बिल्कुल होगी, और ये बिल्कुल वैलिड है। थर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट नीड वैरायटी ऑफ सर्विसेज व्हेन दे रीच इंडिया। देखो, जब किसी चीज की जरूरत, सेकंड समझ नहीं आया कि मेरे को ना यूं लग रहा था कि भाई अगर वो सर्विस ये वाली प्रोवाइड ना भी करेंगे एक्स्ट्रा तो भी तो घूमने आएंगे जब उनका मन है तो। एक बात बताओ। पहली बात, आपने फिर से गलत तरीके से सोचा। सरकार ने ये चीज क्यों करी? सरकार कोई स्टेप क्यों उठाती है? एक बात बताओ जरा। हम किसी को फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करते हैं? जिससे उसको अच्छी सुविधाएं मिले। इंसान जब खुश होता है तो फिर वो अपने फिर तारीफ करता है उस चीज की। ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कैसे करी जाती है? किसी तरह की सुविधा क्यों दी जाती है? जिससे कि भीड़ बढ़े। भीड़ बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, बाहर से पैसा आएगा। बिल्कुल करेक्ट है ना? वो तो जनरल आपको वैसे ही स्टिक लगा देना बिना सोचे। स्किल्ड ट्रेंड लोगों को सर वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए रखोगे फॉरेनर्स के लिए, तो फिर ऑब्वियसली वो लोग वहां जाके अपनी कंट्री में जाके बताएंगे तो और लोग आएंगे, तो इससे इन्फ्लो ही बढ़ रहा है इनडायरेक्टली। वो तो सिर्फ जनरल सी बात है ना कि किसी चीज में आप एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो। एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने का मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। कुछ भी आप जनरल तरीके से सोचो ना इस चीज को। ठीक है? थर्ड क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट नीड वैरायटी ऑफ सर्विसेज व्हेन दे रीच इंडिया। सबसे पहली चीज, किसी चीज की शुरुआत करना फायदे के लिए। किसी चीज की शुरुआत कब होती है? जब मालूम पड़ता है, कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व होता है कि उसकी जरूरत है। क्या समझ में आया? किसी भी नई चीज की शुरुआत करना उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो चीज दिमाग में कब आती है? कहीं ना कहीं हमें लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके तीनों के तीनों असम्पशन वैलिड है। देख लो, पूछ लो, कोई डाउट हो तो। सर हाँ संजय। सर फर्स्ट में सर ये गवर्नमेंट स्कीम है, फॉर एग्जांपल ये अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट
तो सोचिए कि वी हैव मैन पावर बट वी कैन नॉट से लाइक वी हैव ट्रेन मैन पावर। सो कोई भी स्कीम they have used that word in the statement, Sanjeev, they have used that statement, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। counters meant by trained staff, they have themselves used it, मैं अपनी तरफ से इसको ऐड नहीं कर रहा। इसका मतलब कि उन्हें ये बात पता है कि इसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए। और ऑब्वियसली अगर चाइनीज हाँ बोलो संदीप। सर काउंटर में तो ट्रेन स्टाफ ही रहेंगे सर, दैट इज फाइन। मैं बोल रहा हूँ कि सर जब ये प्रपोजल निकला है तब गवर्नमेंट का माइंड में ऐसा रहना, ऐसा हुआ होगा कि मैन पावर है, उन्हें ट्रेन करके फिर काउंटर में बिठाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट का ऑलरेडी ट्रेन स्टाफ है, ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट करने के बाद फिर उसको ट्रेनिंग देके फिर ट्रेन बनाएंगे ना, उसके बाद जो काउंटर में मतलब कोई उन्होंने आप बोल सुनो, वो उसको अप्लाई कर चुके हैं ना चीज को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेटअप, वो सेटअप कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं उसको संजीत। इसका मतलब पहले तो उन्होंने किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए पहले एक पास होता है, बिल पास हो गया, अब वो सेटअप हो गया, तो सेटअप करने से पहले और बिल पास करने के बाद जो प्रोसेस हुआ होगा, समझ आया। हमारे पास इंडिया में 120 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, हर जगह हमें कम से कम 50 लोगों का स्टाफ चाहिए, मतलब 50 × 120 6000 लोग ट्रेन करो। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। सेटअप हो चुका, इसके बाद इसका मतलब उनको पता है कि उनके पास एडिक्वेट ट्रेन स्टाफ है। देखो किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले आप टिक लगाते हो कि मेरे पास ये है ठीक, ये है ठीक, ये है ठीक, ये है ठीक, तो मतलब आपके माइंड में है ना वो चीज संजीत। हाँ सर, सर संजीत क्लियर हुआ? हाँ सर, अब सर हाँ उस बेस पे सर ठीक है। सर वैसे सर मैं वही सोच रहा था सर कि अगर उनके पास एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ होंगे तो फिर वो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट करेंगे क्यों और लोगों का ट्रेनिंग के लिए। ऋतिक आप बोल रहे हो अगर सेटिंग अप होता, अगर सेटिंग अप होता ऋतिक, तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, इसका मतलब एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ है या नहीं वो करेक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि हो सकता था उनका ट्रेनिंग भी या फिर रिक्रूटमेंट भी अंडर प्रोसेस है। समझ आया ऋतिक? चलो बोले मानजी। ये इनफ्लो का मतलब यहाँ पर पैसे का आना है या फॉरेन टूरिस्ट का आना है? विल बूस्टिंग, एक बार बता फॉरेन टूरिस्ट कैसे आएगा, बिना पैसों क्या आएगा इंडिया के अंदर? नहीं यार वो अमेरिका से आएगा, लैंड करेगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अपने डॉलर को चेंज कराएगा रुपीस के अंदर, आएगा खर्च करेगा, क्या वो डॉलर आया, पैसा आया बाद में? यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब वो पैसे इनडायरेक्ट उसका मतलब वही है। आगरा में टूरिस्ट आना है। एक बात मुझे इतनी बताओ, आगरा में ताजमहल देखने 50 लोग गए, 100 लोग गए, फ्री में तो चले नहीं जाएंगे, 250 रुपए की टिकट लगती है, 100 लोग आएंगे, पैसे देंगे तभी तो जाएंगे, तो आए टूरिस्ट बढ़े, पैसा बढ़ा, काउंटर पे नहीं बढ़ा। अरे उसका मतलब हिडन है तनाया उसके अंदर, और प्रीति उसका मीनिंग हिडन है। भीड़ बढ़ेगी, फ्री में तो जाओगे नहीं, पैसा देके ही जाओगे। मोदी जी खुश हो जाएंगे, डॉलर डॉलर करेंगे मोदी जी फिर। सर अगर रही बात डिफरेंट करेंसी की, तो सर वो तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता, भी मैं नहीं गया विदेश में। ठीक है चलो, तो एक काम करना, इसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है ना इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। इसकी वर्कशीट दोनों क्लास पीपीटी वर्कशीट में सेंड करवा देता हूँ आज आपको, दोनों ट्राई कर लेना, जो भी डाउट्स होंगे दोनों के मिलाकर वो सारे हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उमंग क्लियर हुआ टॉपिक, कुछ या कंफ्यूजन में हो अभी? क्लियर है जी जी सर। ठीक है, आपको इसके अब तो काफी होने लगे हैं फिर भी। ठीक है, इसकी आपको आंसर की पीछे मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन के साथ है, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ कुछ नहीं है, ठीक है। चलो फिर बाय बाय। सर हम ना वो क्या कहते हैं, सिर्फ सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो।
सर हम लोग ये जो टॉपिक है स्टेटमेंट एंड असम्पशन ये हफ्ते में सिर्फ एक बार करते हैं ना सर, इसलिए जो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस मतलब नहीं करते तो उनको थोड़ा वो धुंधला हो जाता है ये टॉपिक। देखो एक बात बताओ, मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, चाहे मैं 100 सवाल करा दूं तब भी। जो आप खुद से पढ़कर रीजन को पढ़ोगे और खुद से आंसर करोगे, उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कौन बता सकता है यार। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, चीजों में बेहतर कैसे बनना है वो आप खुद करो। राइट सर। संदीप, संदीप एक मिनट देख लो। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, शुभा सेड ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर फादर, यानी कि शुभा की मदर, मदर के फादर, और ही इज द ओनली ग्रैंडसन, उनका ग्रैंडसन, यानी कि ओनली ग्रैंडसन यानी सिर्फ एक पोता, मतलब वो शुभा की जनरेशन में आएगा। हाउ इज द he is the pointing towards the photograph, the man is the only grandson of the mother. How is the man in the photograph? How is the man in the photograph related to Shubha? अब यहाँ पर मेरी बात को संदीप ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये ओनली ग्रैंडसन है संदीप, संदीप यहाँ पर ओनली ग्रैंडसन है। सुनो, मैं एक एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा, मैं ऑप्शन के बेस पर बताऊंगा। या तो शुभा इसकी कजिन हो सकती है, नहीं तो शुभा इसकी सिस्टर होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही इज द ओनली ग्रैंडसन, तो मतलब और कोई लड़का नहीं होगा इस जनरेशन में संदीप, ठीक है। या तो सिस्टर होगा या कजिन आंसर होगा, सर ब्रदर नहीं। हाँ सर कजिन कैसे होगा? बिकॉज आई मीन मेरी रुक जाओ, स्टेट कजिन कजिन कैसे हो सकता है? शुभा की मदर का कोई और भाई हुआ तो उसके बारे में कुछ कहानी है, उसकी कोई सिस्टर हो तो एक बार समझ आया संदीप? सर डबल टाइम रिवीजन हो गया। चलो उमंग, आप क्या कह रहे थे, बोलो। सर मुझे तो सोल्यूशन समझ ही नहीं आया, वो इको हो रहा था ना, तो फिर दोबारा सुन रहा था तो समझ नहीं आया आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। मुझे ऐसा लगा कि अभी तो वो बंदा हो सकता है, मतलब शुभ अपनी फोटो की तरफ देख के बोल रहा हो कि अच्छा, पॉइंट टुवर्ड्स द फोटोग्राफ, हाँ रुको टुवर्ड्स द फोटोग्राफ, शुभा सेड ही इज द, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय मदर फादर। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू शुभा? हाँ, अब इसके ना, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। शुभा भी अगर कोई पर्सन हो सकता है तो ये होगा इसका आंसर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिमसेल्फ, हमसेल्फ या अगर, अब इसका आंसर हर सेल्फ नहीं होगा। अगर उमंग आप बोल रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ यही बच्चा होता, तो ये हर सेल्फ नहीं होता, हिमसेल्फ होता, क्योंकि ओनली ग्रैंडसन एक लड़का होगा। अगर यहाँ पर शुभा लड़का, हाँ बोलो सर, इसके ऑप्शन कजन, अंकल, ब्रदर, कैन नॉट डिटरमाइन और नन ऑफ दीज है। देखो सुनो मेरी बात, ब्रदर आंसर होगा नहीं, क्यों? हाँ एक सेकंड, हाउ इज, क्या पूछा? हाउ इज शुभा रिलेटेड टू, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू शुभा? तो क्या कह दे रखा है, बताना एक बार फिर से। कजन। एक संदीप आप ना म्यूट कर लो, आपकी वॉइस की वजह से फिर आवाज गूंज रही है। हाँ अंजलि बोलो। कजन, ब्रदर, कजन, कैन नॉट डिटरमाइन एंड नन ऑफ दीज। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर भी आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर आंसर बिल्कुल हो सकता है और कजन भी आंसर हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। सिर्फ हिमसेल्फ भी तो हो सकता है ना वैसे। ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन कहाँ से लाऊं मैं तो वही बोल रहा हूँ, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन देखना बेहतर रहता है। और यहाँ पर इसका आंसर में दोनों चीज प्रेजेंट थी, ब्रदर और कजन, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अरे ओनली हमारे डाउट ग्रुप में ही डिस्कस हुआ था, तो फिर हमने सबने डिस्कस किया था, तो किसी का ब्रदर आ रहा था, किसी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन हमने पता भी किया तो उसमें ब्रदर ही था, हर जगह इसका आंसर ब्रदर ही दिया हुआ था। अब एक बात बताओ, आप लोग पढ़ चुके हो ब्लड रिलेशनशिप, तो आप मुझे एग्जैक्ट खुद बताओ, यहाँ पर गूगल वूगल क्या है, कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी बंदा अपलोड कर देता है, उसकी साइट बन जाती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका ब्रदर आंसर हो सकता है और आप फिर इसको कजन आंसर नहीं दो, तो क्या कोई लॉजिक बनेगा? ठीक है,
देखो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन आपके आएंगे एसएससी में, ठीक। एसएससी में, हाँ एसएससी में कभी भी आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, आपको वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनो, जब आपका सम कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाता है ना, तो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी इसकी होती है कि अगर कोई भी चीज डाउटफुल होती है। अगर इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आता तो सुनो इसका आंसर ब्रदर होता। इसका रीजन क्या है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ब्रदर और सिस्टर की प्रायोरिटी कजन से ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन के अंदर है तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होती, कैन नॉट बी डिटरमाइन सही आंसर होता है बस। अगर वहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में दिया है तो ब्रदर या कजिन में से कोई भी आंसर होने की कोई चांसेस नहीं है। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तब आप ब्रदर लगा देना, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर की प्रायोरिटी हमेशा कजन से ऊपर रहती है रिलेशनशिप में, जो ब्लड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। गूगल पे हर तरह के क्वेश्चन देखा अब करो। इसमें हाँ इसमें ब्रदर हो सकता है और कजन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो और सकता, एक बात। सिस्टर नहीं हो सकता। सिस्टर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस एक मिनट, उसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन ही खो गया ना, ऊपर गया मुझे क्या। हाँ मेरे को आ गया समझ। और हिमसेल्फ भी हो सकता है। हाँ अच्छा, फिर और ब्रदर और हिमसेल्फ में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? ब्रदर की, हिमसेल्फ की नहीं, तब भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ब्रदर लगा देना, क्या इसमें ना क्वेश्चन में बहुत ये सब रहता है 19-20, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछेंगे ना आप लोगों से एग्जाम में तो क्लियर कट होगा, कोई रिलेशन या तो निकलेगा नहीं तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइन देंगे, ठीक है। सर आपने ना वो पजल वाला क्वेश्चन पूछा था एक, उसमें ना एक पे ना वो लड़की थी और आपने ना हीज लिख रखा था, तो मैंने ना उसको लड़का मान लिया और आंसर गलत आ गया मेरा। अब क्वेश्चन भेज देना मुझे, ऐसे कैसे पता। तो ठीक है। ठीक है, जाए अब, कोई और समस्या किसी को? नहीं सर, अब मेरे को तो कोई डाउट नहीं रहा। अब जो है ना सर, वो एडाइस मैं पूछ लूंगा अगली क्लास में। वो मैं कर दूंगा, उसकी भी डाउट क्लास ले लूंगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर संडे। ना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो श्रेयांश, ठीक है। चलो बाय बाय।